हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी किंग पे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागोजी को समझना स्टार्ट किया था। हमने सीखना शुरू किया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो बहुत ही बेसिक लेवल की थी। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे और कंप्लीट चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमें फोकस करना है सबसे पहले जिन बातों पे, वो है नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो आज हम किसी भी लैंग्वेज का जो नेचर होता है उसके क्या खास बातें होती हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए इसमें क्या है, लैंग्वेज इज लर्न। देखिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके सामने उसकी डिटेल्स भी लिखूं ताकि आप अपने खुद के नोट्स बना सकें। अगर आपने ये काम कर लिया, खुद के नोट्स बना लिए, तो समझ जाइए कि फिर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, क्योंकि वो मेहनत आपने कर ली है। तो कोशिश कीजिए खुद के नोट्स बनाने की, उसमें आलस बिल्कुल मत करिए। तो क्या मतलब है इस पॉइंट का, और अगर पेपर में आता है तो क्या क्या चीजें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, तो इसको डिटेल्स में समझते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ये समझने का है। इसमें अगर आप सोचें कि 8, 10, 15 पॉइंट का रट्टा मार ले, वो नहीं। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपके सामने रखा जा सकता है, तो उसमें आपको चीजें आनी चाहिए। अगर आपके यहां पर है तो आप 100% उसमें अच्छे से ऑब्टेनिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो इट किसके लिए आया, लैंग्वेज के लिए। यहां पर बोला है कि लैंग्वेज ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब यह हुआ जैसे सांस लेना है, हमें यह सीखने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्राणी अगर पैदा होगा तो वो इसे ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देगा, लेकिन हर प्राणी की लैंग्वेज, और स्पेशली एक एडवांस लैंग्वेज, जब मैं कह रहा हूं लैंग्वेज तो मेरा मतलब है एक एडवांस लैंग्वेज से है, जो बहुत ही माइनर लेवल की चीजें हैं। लैंग्वेज जैसा मैंने कहा कि अलग अलग जीव जंतु उनकी भी लैंग्वेज होती है, लेकिन वो बहुत ही लो लेवल की है। वो बहुत ज़्यादा अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और सोचने समझने की शक्ति भी हमारी जितनी नहीं है। तो मैं जब बात कर रहा हूँ लैंग्वेज की, तो मेरा मतलब है हम जिन लैंग्वेजेस से नोन है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, रशियन, तो ये जो एडवांस लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो वो जो है कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। अगर आप किसी देश में पैदा हो गए तो इसका यह मतलब नहीं कि आप वो लैंग्वेज पैदा होते ही आपके आ जाएगी। तो इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक सिस्टम। आगे देखिए, द चाइल्ड नोस नो लैंग्वेज। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, द पेरेंट्स आर कॉन्शियस ऑफ दिस प्रोसेस। और जो बच्चे के माँ बाप होते हैं उन्हें भी इस बात का ज्ञान होता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता। ठीक है, वो इस बात से पहले ही जागरूक होते हैं। दे हेल्प देयर चाइल्ड टू इमिटेट देयर स्पोकन वर्ड्स। और इसीलिए वो क्या करते हैं, उसको सब सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसे एक हिसाब से जो शब्द वो बोलते हैं उसकी नकल करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। कैसे, देखिए, आफ्टर दैट, यानी कि जब वो बच्चे को बार बार इस तरफ उसका रुझान बनाने की कोशिश करते कि वो उन वर्ड्स को अगेन एंड अगेन सुने और बोले, तो फिर क्या करता है जो बच्चा होता है, बिगिंस लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। लेकिन ये कैसे करता है, बाय, यहां पर बता रहा है किस तरीके से, बाय मेकिंग देयर वेरियस आइसोलेटेड साउंड्स। तो लैंग्वेज के जो बहुत सारे आइसोलेटेड साउंड्स होते हैं उनको बोलकर वो बच्चा उस भाषा को सीखने का प्रयास करता है। कैसे होते हैं वो आइसोलेटेड साउंड्स, पापा, दादा, मामा, काका, चाचा। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो तोड़ तोड़कर आइसोलेटेड वर्ड्स के थ्रू जो है पहले सीखने की कोशिश करता है, और फिर धीरे धीरे उस लैंग्वेज को
बड़े लेवल पर सीखता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि लैंग्वेज सीखी जाती है, वो कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है, उसमें ऑप्शन बनाए जा सकते हैं लैंग्वेज इज इन ऑटोमेटिक प्रोसेस, तो हमें उस ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर देना है। एक एक चीज को सीखने की कोशिश कीजिए। एक बार अगर आपने सीख ली तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी को सिखा भी पाए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बताया, इसमें बोला है लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। अब इसका क्या मतलब है, कोई भी लैंग्वेज अगर हम उठाते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, रशियन है, चाइनीस है, सबके अपने पर्टिकुलर सिंबल्स हैं और हर सिंबल का अपना उस लैंग्वेज के अंदर एक ही मतलब है, जिससे कि जो स्पीकर है और लिसनर है दोनों को उसको समझना आसान हो जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक लैंग्वेज के अंदर जो सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी लैंग्वेज के अंदर अगर बिल्कुल आइडेंटिकल सिंबल है तो वो वही मीनिंग देगा जो, मान लीजिए ऐसा ले लेते हैं, दो लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज ए और लैंग्वेज बी। लैंग्वेज ए के अंदर एक ऐसा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है जो बी लैंग्वेज के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि लैंग्वेज ए के अंदर जो उसका मतलब है लैंग्वेज बी के अंदर भी वही मतलब होगा, लेकिन लैंग्वेज ए के अंदर अगर वो सिंबल इस्तेमाल किया है तो फिर वो क्या होगा, कहीं ना कहीं पे एक यूनिवर्सल तरीके से इस्तेमाल होगा। हालांकि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसकी मीनिंग क्या निकलती है, तो वो जो पहलू है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि एक लैंग्वेज के अंदर एक सिंबल यूनिवर्सल हो सकता है। हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि उस सिंबल का दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी अगर वो देखने को मिला तो वही मतलब होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। तो लैंग्वेज जो है वो सिंबल्स का एक सिस्टम है। द सिंबल्स बीइंग वर्ड्स, और जो सिंबल्स है वो वर्ड्स हो सकते हैं। बेटर फंक्शनिंग ऑफ अ लैंग्वेज फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज एसेंशियल दैट अ स्पीकर यानी कि बोलने वाला एंड द लिसनर यानी कि सुनने वाला, ठीक है, ये हो गया स्पीकर जो बोल रहा है, ये हो गया लिसनर जो सुन रहा है। वर्ड्स हैव डेफिनाइट मीनिंग, ये जो मैं कह रहा था। ठीक है, अगर ये दोनों ए लैंग्वेज बोल रहे हैं, ए लैंग्वेज के अंदर अगर कोई सिंबल है तो इसके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए उसका मतलब एक ही होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए उसकी मीनिंग। एज वाइल, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर दिखाया है कि जब हम रोड को क्रॉस करते हैं तो हम कुछ सिंबल्स देखते हैं, तो उसका यह मतलब नहीं हो सकता कि मेरे लिए उस सिंबल का मतलब कुछ और होगा और आपके लिए उस सिंबल का मतलब कुछ और होगा। देखिए कैसे, जैसे ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए क्या होगा कि हम जा सकते हैं। रेड है तो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए उसका मतलब यह होगा कि हमें वहां पर रुकने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस मिल सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, लैंग्वेज सिंबल्स आर वोकल। अभी हमने इससे पहले वाला पॉइंट ये देखा था कि जो लैंग्वेज है उसमें सिंबल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और जो सिंबल्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, डेफिनाइट होने चाहिए। अब मैं क्या बता रहा हूं कि लैंग्वेज सिंबल्स जो हैं वो वोकल है, यानी कि हमें ये बात समझनी होगी कि लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस बोलने की है लैंग्वेज के अंदर। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, द वर्ड लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ। लैटिन वर्ड से लिया गया है लैंग्वेज। ये जो वर्ड है लैंग्वेज, ये लिया गया है लैटिन वर्ड से। अब इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है विच इज प्रोड्यूस्ड विथ द टंग, यानी कोई ऐसी चीज
जो जुबान से प्रोड्यूस हुई, और जुबान से क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड। इसीलिए इसको बोला गया कि जो सिंबल्स हैं वो वोकल है, जरूरी नहीं वो लिखित में हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लैंग्वेज इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्किल। जो लैंग्वेज है, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, ये डिपेंड करती है स्किल के ऊपर। यानी एक हिसाब से लैंग्वेज को सीखना मतलब एक स्किल है, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। जैसा मैंने कहा था कि सांस लेना वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट इसे हमें सीखना पड़ता है, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप इसके ऊपर मेहनत नहीं करते, रेगुलर काम नहीं करते इसके ऊपर, तो ये आपकी कमजोर हो जाती है। ठीक है। अब बार बार जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो उसका राज यहां पर छुपा हुआ है। हम इंग्लिश को क्यों नहीं इंप्रूव कर पाते हैं? क्योंकि हम ना तो उसको लिखते हैं, ना उसको रीड करते हैं, ना ही उसको बोलते हैं। जो बेसिक चीजें हैं वो हम करते ही नहीं हैं। तो देखिए, अब कैसे सीखी जा सकती है कोई लैंग्वेज, तो वो यहां पर उसका राज है। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टीचर आपको मिलेगा जो इस चीज के ऊपर फोकस करता हुआ दिखाई देगा कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है। लॉट्स ऑफ रिपीटेशन। ठीक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, रिपीट, प्रैक्टिस। तो ऐसा करना पड़ता है आपको, बार 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 1000 बार करना पड़ेगा। किस चीज का? बोलने का, पढ़ने का और लिखने का, तीनों चीजों पर काम करना पड़ेगा। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम इन तीनों में से हार्डली किसी के ऊपर काम कर पाते हैं। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो ना हम बोलते हैं और ना ही हमारे आसपास कोई बोलता है, तो सुनने वाली बात भी यहां से गायब हो जाती है। रीड करने का ये मतलब नहीं है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। कुछ ऐसी चीजें जो मान लीजिए कहानियां हैं, स्टोरीज है, ऐसे ऐसे ये सब पढ़ रहे हैं, तो फिर उसको कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ आप रीडिंग का काम भी कर रहे हैं। और रीडिंग स्किल के ऊपर अगर आप बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स देते हैं, या फिर जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं आपके किसी भी टेट के एग्जाम्स वगैरह में, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है ये राइटिंग। ठीक है। जैसे कि कोई लेटर लिखना है, कोई इवेंट के बारे में लिखना है जो घटित हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके ऊपर बहुत कम फोकस किया जाता है स्कूल वगैरह के टाइम पे। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेचर ऑफ लैंग्वेज के आखिरी 2 पॉइंट्स। ठीक है, जो हमें पता होने चाहिए। सेकंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? द सिंबल ऑफ लैंग्वेज इज आर्बिट्री। ठीक है। हमने पहले देखा कि सिंबल्स होंगे, डेफिनाइट होंगे। ठीक है। फिर हमने देखा कि सिंबल्स जो होंगे वो वोकल होंगे। अब उसी के ऊपर थर्ड पॉइंट आया है कि ये आर्बिट्री होंगे। अब ऐसा क्यों बोला है? देयर इज नो नेसेसरी रिलेशन बिटवीन द वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट इट स्टैंड्स फॉर। इसको ध्यान से समझिएगा, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अब ये इस तरह की एक चीज है जिसके अंदर कुछ लिखा और जिसे हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसे इंग्लिश के अंदर बोला जाएगा बुक, हिंदी के अंदर इसको बोला जाएगा पुस्तक। अब ध्यान से देखिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हिंदी के अंदर है, और दोनों का ही कोई लेना देना नहीं है इसके फिजिकल स्ट्रक्चर से। यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा वो तय नहीं करता कि किस तरह के वर्ड्स हम यूज करेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये बिल्कुल रैंडम वर्ड्स होते हैं, वो हमें समझना ही होता है कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए हमने ये इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है कि बड़े साइज की कोई चीज है तो उसके लिए इस तरह के नाम रखे जाएंगे, छोटी साइज की कोई चीज है तो उसके लिए इस तरह के वर्ड्स का, लेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के बीच में और उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड, उसके बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं बनता आपका। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
जो हमारा लास्ट पॉइंट भी है नेचर का, लैंग्वेज इज अ डिफिकल्ट सिस्टम। लैंग्वेज जो है एक डिफिकल्ट सिस्टम है। कैसे है? मैंने यहाँ पर इसको रिलेट किया है ह्यूमन बॉडी से। लैंग्वेज इज डिफिकल्ट लाइक द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के केस में क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं। देखने के लिए आँखें हैं, सुनने के लिए कान है, ठीक है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके इसलिए हार्ट है, किडनी है, लीवर है। हमारे पास अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अब ये जो ऑर्गन्स हैं किसी ना किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड भी हैं, इसीलिए एक अगर ऑर्गन खराब हो जाता तो पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो गड़बड़ा जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लैंग्वेज भी कुछ ऐसी ही है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हैं जिनके ऊपर हम आगे जाके काम करने वाले हैं, ठीक है, और उन्हीं से मिलकर पूरा का पूरा सेंटेंस बनेगा जो कुछ सेंस रखेगा, कुछ मीनिंग रखेगा, कुछ भाव बता पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज को अगर समझना है तो उन अलग अलग हिस्सों पर फोकस करना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा, तब जाके हम एक पूरी बॉडी को, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं और हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि कोई भी लैंग्वेज सीखने की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है। इस पॉइंट के ऊपर मैंने फोकस किया था लास्ट वीडियो में। मैंने बताया किस तरीके से कोई भी लैंग्वेज डेवलप हुई और उसने क्या इम्पैक्ट डाला हमारे ज़िंदगी के ऊपर, हमारे समाज की ज़िंदगी के ऊपर। ठीक है, तो वो पॉइंट्स यहाँ पर आपके सामने है। आप आसानी से अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये चुटकियों में कर लेंगे। देखिए कैसे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इससे तो कोई भी मना नहीं कर सकता, आप इनकार नहीं कर सकते, आपके आसपास का कोई व्यक्ति इस बात को नहीं नकार सकता कि जो लैंग्वेज है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंसान की जिंदगी का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एवरीवन यूजेस इट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कोई भी व्यक्ति है जब वो पैदा होता है तो जैसा मैंने कहा, जब छोटा बच्चा होता है मामा, चाचा, इस तरीके से तोड़ तोड़ कर शब्दों को सीखना स्टार्ट करता है, तो वहां से उस लैंग्वेज की शुरुआत होती है। और जब तक वो मरता है, यानी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वो भाषा का इस्तेमाल करता है। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द कल्चर ऑफ सोसाइटी। कल्चर और सोसाइटी, ये वाली जो चीज है ये कई बार डिस्कस हुई है। जब भाषा आती है, कोई सीखता है, तो एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में क्या होता है, ज्ञान का ट्रांसफर होता है। मैंने पहली वीडियो में बताया कि स्कूल जो है वो एक हिसाब से जो हम सीख चुका है इंसान, वो अगली जनरेशन जो आ रही है उसमें ट्रांसफर करने की एक प्रक्रिया है। तो जो कल्चर है, अगर भाषा ही नहीं होगी तो वो भी आगे आने वाली पीढ़ी तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अभी कल्चर की बात हुई, अभी यहां पर मैं बता रहा हूं कि लैंग्वेज के थ्रू क्या है, हम शेयर करते हैं फीलिंग्स को, आइडियाज को, कल्चर को और कहीं ना कहीं नॉलेज को। विदाउट इट मॉडर्न सोसाइटी इज अनइमेजिनेबल। जो आधुनिक समाज है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं खत्म हो जाएगा अगर लैंग्वेज ना हो तो। वो बन ही नहीं पाएगा, कभी उसके बारे में विचार ही नहीं हो सकता है। द एडवांसमेंट क्यों नहीं हो सकता, ये इस पॉइंट में देखिए, द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आप ये बताओ कि अगर मुझे किसी चीज़ की नॉलेज है, मैंने उसके ऊपर काम किया, मैंने कोई चीज़ बना भी दी, लेकिन मैं अगली जनरेशन को वो नहीं बता पाया कि ये कैसे बनी, बिकॉज लैक ऑफ लैंग्वेज। नॉलेज है बट लैंग्वेज की वजह से मैं उस नॉलेज को आगे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ। और क्यों बोला जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, क्योंकि मैंने जितना ज्ञान था दे दिया, किसी और के पास था उसने भी दे दिया, तो ये मिल मिलकर एक और एक दो बन जाता है और दो और दो चार बन जाता है। इसीलिए बोला गया है कि बांटने से बढ़ता है।
तो लैंग्वेज क्या करती है? बांटने का काम करती है, आगे ट्रांसफर करने का काम करती है, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नॉलेज को बढ़ाने का काम करती है। मॉडर्न लिटरेचर, सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, हर एक चीज लैंग्वेज के सहारे ही तो हम तक पहुंची है, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल आसान थे, इनके बारे में डिस्कशन पहले ही हो चुका है, मैं पहले ही इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में आपको किसी भी तरह की परेशानी आई होगी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, काफ़ी आसान रहेगा क्योंकि मैंने हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है, तो ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट देखिए, हेल्पफुल इन नेशनल डेवलपमेंट। मैं आपको बता चुका हूँ कि भाषा की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, समाज के लिए, और जो समाज के लिए इम्पोर्टेंस है वो ऑटोमेटिकली देश के लिए है, क्योंकि समाज से ही तो मिलकर देश बना है। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, साइंस एडवांस होगी, ठीक है, आपस में विचारों का आदान प्रदान स्ट्रोंगली होगा, तो किसी भी नेशन के लिए, किसी भी देश के लिए वो फायदेमंद होता है, और उससे क्या होता है? डेवलपमेंट होती है उसकी। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर को समझने में तो हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप ग्रामर को समझेंगे तो लैंग्वेज समझ आएगी, लैंग्वेज को समझेंगे तो ग्रामर समझ आएगी। A language develops 4 skills: speaking, writing, reading, listening। तो ये चारों के चारों पॉइंट हम सीख पाते हैं, चारों की चारों जो स्किल्स है वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने से हम सीख पाते हैं। ठीक है, इट इज एन आर्ट, ये आर्ट है, इसके ऊपर फोकस हो चुका है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, सोशल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज। जब सोशल डेवलपमेंट कहिए, नेशन डेवलपमेंट कहिए, सोशल डेवलपमेंट होगी तो नेशन डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली होगी, तो इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेडागोजी के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। मैं आपके सामने बहुत सारे टेबल्स लेके आऊँगा जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं थर्ड वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से लेके आऊँगा आपके सामने, और उसमें बहुत सारे टेबुलर फॉर्म में चार्ट्स आएंगे, ग्राफिकल मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे हम इस चीज़ को समझने के लिए, यानी कि यहाँ से जो है लेवल हमारा उठेगा, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो स्टूडेंट्स को बड़े परेशान करते हैं, जिनको वो अटेंड नहीं कर पाते, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, शुक्रिया।